तो आपका न्यू चैप्टर है भाई, सरफेस केमिस्ट्री। तो बताएंगे अपने से कोई भी, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री से मतलब क्या भाई? कोई भी बताना चाहेगा मुझे? ट्राई करिए एक बार। बोलो भाई, कोई बोलो। क्या बताने? व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। वो सरफेस हुआ ना, मतलब आपके वो तो फेज हुए, फेज। हम बात करें सरफेस। सरफेस पे होते हैं। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है कि आपके जो सरफेस हैं, इसके जो हमने बताया अभी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उस पे क्या होता है, मतलब उन पे क्या रिएक्शंस होती हैं, उन सब की स्टडी कहाँ आएगी? सरफेस केमिस्ट्री में आएगी। तो हम बोल सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या करती है, डील करती है विद द फिनोमिनन दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस। सरफेस पे या दो फेज के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, उस सब की स्टडी कहाँ आएगी? सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आएगी। ठीक है अनु? यस सर। तो मैं रिपीट करूँ दोबारा, सुंदर पर। सरफेस केमिस्ट्री क्या करती है? डील करती है विद द फिनोमिनन दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस। जो आपके दो फेज हैं उनके इंटरफेस, या किसी भी लिक्विड के, सॉलिड के या गैस के सरफेस पे जो भी कुछ हो रहा है, उस सब की स्टडी कहाँ आती है? सरफेस केमिस्ट्री में आती है। ओके स्नेहा? यस सर। यस सर। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वैसे सुन लीजिए। पहला पढ़ना है व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। दूसरा पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन कितने तरह के होते हैं, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड एंड इट्स फैक्टर्स, कि जो गैस होती है वो सॉलिड पे कैसे एड्सॉर्ब होती है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करते हैं। कैटलिस्ट, इट्स टाइप, थ्योरी ऑफ कैटलिसिस, इट्स नेचर, जियोलाइट एंड एंजाइम। ये लास्ट सिलेबस से कट गया था, देखेंगे कटेगा तो पढ़ा देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो पढ़ा देंगे, कट गया तो छोड़ देंगे इसको। अगला आपका प्रैक्टिस एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं, लिखिए हेडिंग। पहले लिख लीजिए हेडिंग, सरफेस केमिस्ट्री क्या है। surface chemistry is that branch of chemistry which deals with the study of the phenomena occurring at the surface और इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब लिख लीजिए क्या है?
at the boundary separating two bulk phases. दो फेजेस की बाउंड्री को बोलते हैं इंटरफेस को। तो सर्फेस केमिस्ट्री की आपकी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ द फिनोमिनन अकरिंग एट द सरफेस। ठीक है भाई? Yes, sir. तो उसमें लिखिए फर्स्ट हमारी डालिए एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो हेडिंग है एडजॉर्प्शन। तो भाई दो चीज होती है, दो चीज। एक होता है आपका एडजॉर्प्शन, एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन। रिपीट कर दो, वन इज एडजॉर्प्शन, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन क्या है? कह रहे जब कोई चीज किसी भी लिक्विड के या सॉलिड के सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होती है और वो सरफेस पे ही रिटेन रहती है। मतलब कोई भी चीज है वो क्या हुई, आपके लिक्विड के या सॉलिड के सरफेस पे आके क्या हुई, एड्सॉर्ब हो गई और वो सरफेस पे रह गई, वो अंदर बल्क में नहीं गई। तो आप बोल सकते हैं जब आपकी कोई भी गैस किसी भी लिक्विड पे या सॉलिड के सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होती है और वहीं रिटेन रह जाती है, तो उसको बोलते हो क्या? एड्सॉर्प्शन बोलते हो। और अगर कोई चीज आपके लिक्विड के या सॉलिड के सरफेस पे आए और आके वो कहाँ चली जाए भाई, आपके लिक्विड के या सॉलिड के बल्क में भी चली जाए, तो दैट इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। कोई चीज आए और सरफेस पे ही आके चिपक जाए तो क्या बोलेंगे भाई, उसको आप एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। और वो सरफेस से आके कहाँ पहुंच जाए, बल्क में भी पहुंच जाए, मतलब अंदर भी चली जाए, तो उसको बोलते हैं क्या? एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है भाई? सर Yes, क्लियर सबको? sir. तो देखिए एक बार क्या लिखा है, पढ़िएगा सब लोग। द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग और retaining the molecule of a substance on the surface of liquid or a solid, resulting into a higher concentration of molecules on the surface is called adsorption. जैसे एग्जांपल में दिखाया हमने, ये क्या मेरा एक्टिवेटेड चारकोल है। तो भाई एक्टिवेटेड चारकोल की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री पे क्या है भाई, गैस के मोलिक्यूल आके एडसॉर्ब हो गए हैं। कोई भी मोलिक्यूल अंदर गया है भाई? No, sir. तो जब कोई भी चीज आए और आपके सरफेस पे आके एडसॉर्ब हो जाए, सरफेस पे क्या रहे, वो रिटेन रहे, तो उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। क्या सबको Yes, sir. इसको डाउट है यहाँ तक? नो सर। No, sir. रियांशु क्लियर है? Yes, sir. कह रहा है जिस पे आके कोई चीज एडसॉर्ब हो रही है, कह रहा है उसको बोलते हो एडसॉर्बेंट, और जो आके एडसॉर्ब हो रहा है उसको बोलते हो आप एडसॉर्बेट। There are two terms. One is called adsorbate, second one is called adsorbent. तो बेंट मतलब वो सरफेस जिसपे आके कोई चीज एडसॉर्ब हो रही है, और जो चीज आके एडसॉर्ब हो रही है उसको बोलते हैं एडसॉर्बेट बोलते हैं। ठीक है इसमें? Yes, sir. देख लीजिए एक बार क्या दिस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस नियर द सरफेस कंपेयर विद द बल्क। एडसॉर्प्शन में क्या होता है कि जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो सरफेस से बढ़ जाते हैं, बल्क में मतलब बहुत कम होते हैं, अंदर बहुत कम जाते हैं, ना के बराबर। अब बता दिया, the material upon whose surface the adsorption take place is called adsorbent, while the molecular species that get adsorbed are called adsorbate. ठीक है दोस्तों?
Yes, sir. राधिका, Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. तो ये आपके पास जो आपके पास ब्लैक बॉल है जो अंदर अंदर की तरफ है वो आपका एडसॉर्बेंट हो गया, और जो आपकी ग्रीन बॉल है वो क्या हो गया, आपकी एडसॉर्बेट हो गए। अब कोई चीज ऑलरेडी आपकी एडसॉर्ब है, उसको आप हटा रहे हो, तो जब कोई चीज ऑलरेडी एडसॉर्ब हो उसको आप रिमूव कर रहे हो तो उसको बोलते हो क्या भैया, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मतलब कोई चीज ऑलरेडी एडसॉर्ब हो रखी है, उसको आप हीट करके या किसी और मेथड से सरफेस से हटा रहे हो तो उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। ठीक है, Yes, sir. तो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडसॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एडसॉर्ब इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। तो क्वेश्चन पूछेगा राइट द डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है भाई, इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूलर स्पीसीज का इन बल्क एंड एट द सरफेस। यहाँ पे सरफेस पे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होते हैं, बल्क में ना के बराबर होते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितना सरफेस पे होता है उतना ही कहाँ होता है, आपके बल्क में भी होता है। नेक्स्ट, ये क्या होता है भाई स्टार्टिंग में, इट इज रैपिड इन द बिगनिंग एंड स्लो डाउन नियर द एक्सप्लोजन। ये भाई स्टार्टिंग में होता है वो रैपिड होता है, तो भाई क्यों रैपिड है, अभी मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो स्टार्टिंग में जो आपका ये पूरा सरफेस एरिया है, सरफेस ये पूरा खाली पड़ा है बच्चों। Yes, sir. तो जब गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, उनके पास बहुत सा सरफेस है क्या करने के लिए, एडसॉर्ब होने के लिए। लेकिन जैसे क्या होगा, सरफेस भरना स्टार्ट हो जाएगा तो सरफेस क्या हो गया भाई, कम बचा आपके पास अब। Yes, sir. तो फिर जितनी जल्दी पहले गैस एडसॉर्ब हो पाई थी, क्या उतनी जल्दी हो पाएंगी। No, sir. और जब सारी गैस एडसॉर्ब हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, जब कुछ गैस यहाँ से बाहर निकलेंगी तब कुछ गैस यहाँ पर आ पाएंगी, है ना भाई। तो बाद में क्या होता है लास्ट में जाके, इक्विलिब्रियम। Equilibrium. तो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में ये बहुत रैपिड होता है, फिर स्लो डाउन हो जाता है नियर द इक्विलिब्रियम। ये कैसा रहता है भाई, इट अकर एट द यूनिफॉर्म रेट। एब्जॉर्प्शन आपका यूनिफॉर्म रेट से चलता है थ्रू। एंड लास्ट एंड द मेन पॉइंट क्या है, इट इज सरफेस फिनोमिनन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ओनली सरफेस पे होता है, जबकि ये क्या है पूरा बल्क में। इट अकर थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरी बॉडी के अंदर होता है। तो क्वेश्चन आएगा राइट एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, कर लेंगे आप लोग। Yes, sir. समझिए फॉर एग्जांपल देखो, अब अगला लिखा है सॉर्प्शन, क्या होता है सॉर्प्शन, क्या होता है। तो कह रहा है जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, सॉर्प्शन बोलते हैं। तो लिखा हुआ है when adsorption and absorption both take place simultaneously and are non-distinguishable, दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, then sorption take place। जैसे एग्जांपल है डाइज गेट सॉर्प्शन बाय कॉटन फाइबर, जो आपकी डाइज होती है उनमें क्या होता है, सॉर्प्शन होता है, और डाइज गेट सॉर्प्शन बाय कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर क्या करती है, डाइज को सॉर्प्शन कराती है। जैसे पूछो आपसे एकदम समझो, मान लो एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं हिंट ले लो। मान लो आपके पास के एक चौक है, व्हाइट चौक, और ये आपके पास क्या है, एक इंक पोट है ब्लू इंक वाला। तो मैं इस चौक को इसमें डिप करके ही निकाल दूंगा, तो चौक का आउटर सरफेस कैसे हो जाएगा बच्चों, चौक को मैंने डिप करके बाहर निकाल दिया इस इंक पोट में से, तो क्या होगा, चौक कैसे हो जाएगी, Blue. ब्लू हो जाएगी। कहां से, आउटर से। लेकिन जब इसको कट करूंगा यहाँ से, और कट के जब यहाँ से देखोगे, यहाँ से अभी भी आपको व्हाइट दिखेगी। Yes. Yes, sir. तो अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ यहाँ पे, एड्सॉर्प्शन हुआ कि नहीं हुआ, Sir, it's Red क्योंकि सिर्फ option. सरफेस पे आके नीला नीला कलर आया है, अंदर अभी भी व्हाइट ही है ना भाई। लेकिन अगर मैं इस चौक को इसमें डालकर छोड़ दूं 10 मिनट, उसके बाद चौक को मैं तोड़ के देखूं, तो चौक आपकी वजह दिखेगी आपको अंदर से, चौक अंदर से ही ब्लू दिखेगी, है ना भाई।
Yes, sir. तो अब क्या हो रहा है? Absorb. एब्जॉर्प्शन। Absorb. तो जब ये Yes, और sir. ये दोनों कैसे हो रहे हो? साइमल्टेनियसली हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या? Absorption. Absorption। Absorption. जब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते उनके बीच में। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या क्या? पहला क्वेश्चन मिल सकता है आपसे, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तीसरा क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट इज एड्सॉर्बेंट? व्हाट इज एड्सॉर्बेट? ठीक है। एंड चौथा क्वेश्चन बन सकता है आपका, व्हाट इज डिसऑर्प्शन? पांचवा बन सकता है, व्हाट इज शॉर्प्शन? क्लियर है? Yes, sir. Sir. चलिए अब यहाँ देखिए, एक बार समझिए, ये आपका प्लेन बॉडी सरफेस है। ये सरफेस पे रहे, बल्क में नहीं गए, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? Absorption. एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन याद करना, एड्सॉर्प्शन क्या है? ठीक है, Yes, sir. ये याद रखना। एग्जांपल, अमोनिया गैस क्या होती है? चारकोल पे एड्सॉर्ब होती है। अब ये देखो सरफेस आपके पास, ये मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास। अब ये क्या हो गई? बल्क में आया कि नहीं आया अंदर एक? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे क्या हो गया आपकी बार? Absorption. Absorption. एब्जॉर्प्शन हो गया। डेफिनेशन देखो क्या है इसकी। जब बल्क में पहुंचा उसे एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एग्जांपल लेंगे, अमोनिया गैस एड्सॉर्ब होती है अगर चारकोल पे, तो उसको बोलते हो एड्सॉर्प्शन। लेकिन अमोनिया गैस अगर पानी में आती है तो क्या बोलोगे उसको आप? Absorption. क्लियर सबको? Yes, sir. कोई इसको क्लियर ना हो? राधे क्लियर है? Yes, sir. प्रियांशी? Yes, sir. चलिए, तो क्वेश्चन ये आएगा, कर लेंगे आप ये क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन। Distinguish between the meaning of a term. Absorption, give an example of each. कर लेंगे, एग्जांपल बता चुका मैं Yes, इसका sir. भी, यही बताया है। Yes, अमोनिया sir. इन चारकोल और अमोनिया इन वाटर। ठीक है, Yes, sir. चलिए। तो भाई फर्स्ट में क्या हो रहा है देखो, ये यहां से कहा है, सरफेस पे आ गया, तो क्या हो गया? एड्सॉर्प्शन हो गया। ये यहाँ से वापस बाहर गया, क्या हो गया? डिसऑर्प्शन हो गया। और अगर ये सरफेस से कहा जाए, बल्क में आ जाए, तो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। Absorption. अब है क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि एड्सॉर्प्शन होता क्यों है? समझो भाई, कह रहे आपके पास मान लो कि लिक्विड है, तो लिक्विड के जो अंदर मोलिक्यूल होते हैं, उसके पास क्या होता है? हर तरफ से मोलिक्यूल का अट्रैक्शन होता है इक्वली, है ना भाई? तो उसका नेट फोर्स कितनी जाती है? 0 हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्स, Yes, है ना? sir. लेकिन जो सरफेस पे होता है भाई, तो सरफेस के ऊपर क्या मोलिक्यूल है यहाँ पे बेटा? नहीं है ना भाई? No, sir. तो क्या है यहाँ पे करती है? यहाँ पे एक डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स लगती है एक, है ना भाई? Yes, sir. इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से क्या होता है? आपका सरफेस, जो बाहर से कोई मोलिक्यूल आते हैं, क्या करता है? उनको ये अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ के एडर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे क्या, एक रेजिडुअल फोर्स होती है, डाउनवर्ड फोर्स, रेजिडुअल फोर्स। क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल फोर्स है,
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स है, अपवर्ड कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये नीचे तरफ खींचता है इसको, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एक रेडियल फोर्स जनरेट होती है, वो गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं यहाँ पे आगे एडसॉर्ब हो जाते हैं। तो किसकी वजह से होता है, सरफेस पे अनइक्वल फोर्स होती है जिसको रेडियल फोर्स बोलते हो, वो अट्रैक्ट करती है किसको, गैस के मॉलिक्यूल को। देखिए समझिए, देखिए भाई यहाँ पे क्या है, हर तरफ से इक्वल फोर्स आ रही है कि नहीं आ रही, तो नेट फोर्स कितनी होगी यहाँ पे, 0 होगी Yes. बच्चों। देखिए मैं यहाँ की बात करूं Yes. तो यहाँ पे क्या है, नीचे तरफ फोर्स आ रही है, ऊपर तरफ कोई भी फोर्स नहीं है ना भाई। तो देखो क्या लिखा है, Yes, sir. द मोलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, ये आपको पूरा क्या है, एडसॉर्बेंट है, इसके जो मोलिक्यूल है सरफेस पे आर नॉट इक्वली अट्रैक्टेड, ये इक्वली अट्रैक्टेड नहीं हो रहे बाय ऑल द मोलिक्यूल, हेंस दिस रेजिडुअल फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडसॉर्प्शन। तो जो यहाँ पे फोर्स लगी हुई है यही क्या है, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, किसी चीज को एडसॉर्ब कराने के लिए। ओके देखो भाई, कोई आपकी गैस आई, वो क्या हुआ यहाँ पे आगे, एडसॉर्ब हो गई। ठीक है, बड़ी क्लियर नहीं है। Yes, sir. अब भाई ग्रेटर द सरफेस एरिया, जितना द सरफेस एरिया होगा आपके लिक्विड का सॉलिड का, उतना ही क्या होगा, एडसॉर्प्शन होगा एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, Yes, sir. राधिका, प्रियांशी, Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. प्रियांशु, Yes, sir. अब नेक्स्ट आपका है मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन होता क्या, समझा रहा है आपको, आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डेल्टा जो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है भाई, Yes, sir. और इसको बोलते हो क्या, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इसको बोलते हो चेंज इन एंथैल्पी, इसको बोलते हो चेंज इन एंट्रोपी, है ना भाई। तो आप लोगों ने पढ़ा है कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब डेल्टा जी क्या आता है बच्चों, नेगेटिव आता है ना भाई। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। क्लियर था Yes, sir. भाई। और एंट्रोपी क्या होता है, पढ़ा था आप लोगों ने, ये होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस को बोलते हो आप एंट्रोपी। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे, ये आपका सरफेस है मान लो, और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है, और ये आपका सरफेस है और गैस मॉलिक्यूल ऐसे हैं आपके पास, तो रैंडमनेस ज्यादा कहाँ है भाई, केस फर्स्ट में या केस सेकंड में। Sir. फर्स्ट में रैंडमनेस ज्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, घूम रहे हैं इधर उधर, तो जितना घूमेंगे क्या होगा, रैंडमनेस ज्यादा होगी। सेकंड में क्या हुआ, जब आपका एडसॉर्प्शन हो गया, मॉलिक्यूल कहाँ गए, सब अरेंज हो गए, तो रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी घटेगी या बढ़ेगी, एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर रैंडमनेस ज्यादा होगी तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। होगी। तो क्या होगी भाई, बोलिए। सर रैंडमनेस ज्यादा होगी तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, मैं बोलूं केस 1 से अब केस 2 में जा रहे हो, तो एडसॉर्प्शन होने के बाद आपकी रैंडमनेस बढ़ रही है या घट रही है, सर घट रही है तो तो एंट्रोपी एंट्रोपी भी बढ़ेगी घटेगी, सर घटेगी। तो भाई डेल्टा एस क्या आएगा आपका, ये भी नेगेटिव आएगा ना भाई। डेल्टा एस क्या आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि आपकी एंट्रोपी घट रही है, और एंट्रोपी घट रही है, डेल्टा एस क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, सिंपल सी बात है। बोलो हाँ ना,
मैंने बोला कि पहले कोई वैल्यू Yes, sir. समझा रहा हूँ। तो मान लो पहले एंट्रोपी की वैल्यू थी 5, एग्जाम्पल लेके S1 थी 5, मैंने कहा H2 क्या होगी, 5 से कम होगी, कितना हो गया 3, डेल्टा S क्या आएगा H2 माइनस S1, तो कितना आ गया भाई वो -2 आया कि नहीं आया। तो एंट्रोपी क्या हो गई आपकी, कम हो गई, तो क्या होगा डेल्टा S क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। क्लियर। और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब डेल्टा G नेगेटिव आता है भाई। देखो भाई अब मैंने क्या कहा कि मेरे को ये लाना है नेगेटिव, कौन, डेल्टा G मुझे नेगेटिव लाना है, ठीक है भाई। तो भाई देखो अगर डेल्टा G नेगेटिव लाओगे तो डेल्टा H क्या होगा, देखो भाई आप ये बोल चुके हैं क्या होगा ऑलरेडी, ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। Yes, sir. तो ये वाली वैल्यू है आपकी पॉजिटिव है ना, टी डेल्टा S वाली पॉजिटिव हो गई आपकी। तो इसको नेगेटिव लाने के लिए ये क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। Sir, negative. और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या Sir, होगा, ये डेल्टा S से ज्यादा. तो याद रखेंगे कि जो भी एड्सॉर्प्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डेल्टा H क्या था आपने, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव मतलब क्या होगा, रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्म। Exothermic. तो एड्सॉर्प्शन ऑलवेज क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब भी एड्सॉर्प्शन होगा एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी, तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी भाई, पॉजिटिव बन जाएगी। Yes, हमें sir. इसको नेगेटिव लाना है, तो नेगेटिव वो कब आएगा, जब ये खुद नेगेटिव हो और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, टी डेल्टा से ज्यादा हो, तभी आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी है आपकी, एक्सोथर्मिक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सही है कि गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा, सही है। क्लियर सबको, Yes, sir. कोई ये क्लियर ना हो भाई, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, सुन लो एक बार। जब भी आपका एड्सॉर्प्शन होगा तो ये घटेगा, तो घटेगा मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी क्या लगा है, नाइट लगा है, तो जो पिछली टर्म है भाई, ये पिछली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव आ जाएगी। और आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होती है जब ये टर्म क्या होती है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव कब आएगा, जब ये भी क्या हो, नेगेटिव हो, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इससे ज्यादा हो, तभी आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और डेल्टा एच जब भी नेगेटिव होता है, रिएक्शन क्या होती है आपकी, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है ध्रुव, ध्रुव क्लियर है, हर्ष, चलिए। कह रहे फॉर डेल्टा एच रेडियल फोर्स क्या हो रही है आपकी, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होगा आपकी रेडियल फोर्स क्या होगी भाई, घटेगी नहीं घटेगी, क्योंकि आपकी जगह कम होती चली जाएगी। स्टार्टिंग में क्या, जब कोई भी चीज एड्सॉर्ब नहीं है तो रेडियल फोर्स जो सरफेस फोर्स थी वो बहुत ज्यादा थी, जैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा आपकी रेडियल फोर्स घटेगी, द सरफेस एनर्जी भी क्या होगी आपकी, घटेगी धीरे धीरे करके। तो डेल्टा एच क्या होगा आपका, एनर्जी क्या होगी, सरफेस से रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच इज रिलीज, तो मतलब क्या है वो, नेगेटिव। डेल्टा से बता चुका आपको मैं। When a gas is adsorbed, जब भी कोई गैस एडसॉर्ब होती है, इट्स एंट्रोपी क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है, तो डेल्टा एस क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। एंड सो फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी मस्ट भी क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए। तो लिखा हुआ है डेल्टा एच हैज टू बी सफिशिएंटली नेगेटिव हाई as minus t delta s is positive to make delta g negative. Also from equation, if delta h decreases, अगर आपको delta h घटेगा and become equal to t delta h, जब दोनों बराबर हो जाएंगे भाई, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों जब इक्वल हो जाएंगी, then delta g क्या होगा आपका, जीरो आ जाएगा, मतलब आप कहाँ पर हो, इक्विलिब्रियम पे हो। ठीक है, ओके। Yes, sir. देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्या लिखा है, Why is adsorption always exothermic? तो समझिए इसका आंसर पूरा। कह रहा है when a gas is adsorbed on the surface of a solid, its entropy decreases. तो डेल्टा S क्या आया, नेगेटिव आया। Now delta G is equal to delta H minus delta S, and process to be spontaneous
कब? जब फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव हो, तो एस टी डेल्टा एस आपका नेगेटिव है, तो माइनस टी डेल्टा एस ये क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव बन जाएगा। देयरफॉर डेल्टा एच इज नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव होगा, हेंस एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है प्रियांशी? Yes, sir. यहाँ Yes, sir. कोई डाउट नहीं किसी को यहाँ तक? No, sir. राधिका क्लियर बेटा? Yes, sir. अब अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन कितने तरह के होते हैं? तो भाई एडसॉर्प्शन दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हो आप फिजिकल एडसॉर्प्शन, इसको आप बोलते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन, और दूसरे को बोलते हो आप केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन का एक नाम, दो नाम और भी। एक तो इसको बोल सकते हो आप फिजिजॉर्प्शन बोल सकते हो, फिजिजॉर्प्शन, और इज ऑल्सो कॉल्ड वेंडर वॉल एडसॉर्प्शन बोल सकते हो। केमिकल एडसॉर्प्शन का नाम, दूसरा नाम क्या है? केमिजॉर्प्शन बोल सकते हैं इसको, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैंगमियर एडसॉर्प्शन। लैंगमियर एडसॉर्प्शन। तो करते हैं वन बाय वन डिस्कस। तो पहला है आपका फिजिकल एडसॉर्प्शन, जिसको फिजॉर्प्शन या वेंडर एडसॉर्प्शन बोल सकते हो। अब इसमें समझ में आना चाहिए, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है वेंडर वॉल एडसॉर्प्शन, मतलब कह रहे हैं जब आपके सरफेस पे कोई गैस आए और क्या हो, सरफेस पे एड्सॉर्ब हो, बट सरफेस के और मतलब एड्सॉर्बेट के, एड्सॉर्बेंट के और एड्सॉर्ब बेट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड ना बन रहा हो। जब ये वाले बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो ऐसे एड्सॉर्प्शन को बोलते हो कौन सा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हो। जब कोई भी चीज आपके सरफेस पे आए और सिर्फ क्या करे, उसको अट्रैक्ट करे, कोई केमिकल बॉन्ड ना बने, तो ऐसे एड्सॉर्प्शन बोलते हैं क्या? हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है भाई? Yes, ठीक sir. है, इसे देखो यहाँ पे कोई बॉन्ड बन रहा है सरफेस से भाई गैस का, No, sir. तो ये जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है कौन सा कहलाएगा आपका? फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहलाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या रहा है, गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं और क्या हो रहा है, वो आपके सरफेस क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर बॉन्ड सा बना रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसको आप? केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। तो जब एक अट्रैक्टिव फोर्स हो किसी बीच में, एड्सॉर्बेट और बैंड के बीच में, और कोई केमिकल बॉन्ड ना हो, तो उसको बोलते हैं क्या आप? फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। और जब क्या हो भाई, अट्रैक्टिव फोर्स हो, कैसी वाली भाई? केमिकल बॉन्ड जैसी, तो क्या बोलेंगे उसको आप? केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बात? तो देखो क्या लिखा है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, if the force of attraction between adsorbate and bend is van der Waal, then it is physical adsorption. क्लियर सबको याद है? Yes, sir. और लिखा हुआ है इट कैन बी रिवर्स, इजली रिवर्स बाय हीटिंग। अगर मैं आराम से हीट करूँ तो क्या कर सकते हैं, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो क्या होता है भाई? रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर आप उसको हीट करोगे तो जो गैस ऑलरेडी एड्सॉर्ब है वो क्या जाएगी, आराम से डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, और Yes. बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ गैस, और यहाँ पर जो गैस एड्सॉर्ब आई थी उसका प्रेशर अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो भी क्या होगा आपका?
एड्सॉर्प्शन रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है बच्चों, यहाँ पर वीक होती है, तो ये आराम से रिवर्स हो जाती है। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? नो सर। केमिकल एडजस्टमेंट होता है, क्या होता है, प्रॉपर टाइप का बॉन्ड बनता है। तो जब कोई बॉन्ड बन जाएगा तो क्या वो आराम से ब्रेक हो पाएगा भाई फिर? नो सर। तो क्या इसको सिंपली रिवर्स कर सकते हो? नो सर। तो क्या लिखा हुआ है, if the force of attraction between adsorbate and bend Casio is almost same as strength of chemical bond Casio, then it is a chemical adsorption. It cannot be reversed due to strong bond. समझ में आ गया? जो क्लास में है जरूरत नहीं है सर। अनंत समझ में आ गया? यस सर। प्रियांशी, Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या होता है? तो मैंने बताया था अभी 2 मिनट पहले आपको कि डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्चुअली मतलब क्या है कि जब भी एड्सॉर्प्शन होता है एंथैल्पी क्या होती है भाई, रिलीज, मतलब डिक्रीज। एनर्जी क्या होती है आपके सिस्टम से रिलीज होती है ना भाई। यस सर। तो कह रहा है, अगर पूछे व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो कह रहा है जब आप 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब कराते हो तो जो भी एंथैल्पी में चेंज आता है उसी को बोलते हैं क्या, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। जैसे मान लो ये मेरा ये मेरा क्या है, एड्सॉर्बेंट है, तो उस पे 1 मोल एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्ब कराने के बाद जितनी भी एंथैल्पी में चेंज आया दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। समझ में आ गया? बोलो क्लियर सबको या नहीं है? हाँ सर। तो क्या लिखा है, द एंथैल्पी चेंज taking place for adsorption of 1 mole of adsorbate on an adsorbent surface is called enthalpy of adsorption। और हमें पता है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, वन डोर अट्रैक्शन है। तो किस में ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी बच्चों, फिजिकल में या केमिकल में? केमिकल में। तो क्या लिखा है, द एंथैल्पी चेंज फॉर केमिसॉर्प्शन इज मोर देन फिजिसॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगी वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फिजिसॉर्प्शन, क्योंकि वहां पे प्रॉपर बॉन्ड बनता है। तो क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या क्या फर्क होता है, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तो देखिए क्या फर्क होता है मेरा। पहला, अभी मैं दो बताया आपको कि यहाँ पे क्या होता है भाई, लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है अराउंड 20 to 40 किलो जूल पर मोल, जबकि यहाँ पे क्या होता है, हाई एंथैल्पी होती है कितनी, 200 से लेके 400 किलो जूल। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बॉन्ड बनता है, जबकि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता है। दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है भाई, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में बहुत कम होती है, वीक फंडामेंटल फोर्स होती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, केमिकल बॉन्ड वाली फोर्स होती है। ये क्या होता है, टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। क्या फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है, आपका लो टेम्परेचर पे होता है, और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। और ये क्या होता है, जनरली आपका हाई टेम्परेचर पे होता है। ये क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। ये क्या होता है, आपका इरिवर्सिबल होता है। इट इज रिलेटेड टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। भाई डिपेंड करता है कि आपकी गैस कितनी लिक्विफाई होगी। The extent of adsorption is not related to liquefaction gas। क्यों भाई, समझिए इधर, जो ये मैंने फिगर दिखाया था आपको, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो लेयर बनेगी
वो सिर्फ मोनोलेयर बन सकती है बच्चों, क्योंकि जो बॉन्ड है जो सबसे पहले आएगा इसके पास वही तो बॉन्ड बना पाएगा बच्चों, बोलो। सर यस सर। बॉन्ड से जो आपके सरफेस पे मॉलिक्यूल अटैच है वही तो बना पाएंगे इससे, तो जो बाहर है क्या वो बॉन्ड बना पाएंगे? नो सर। तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन होती है वो क्या होती है बच्चों? मोनोलेयर होती है। जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है भाई, ये सरफेस को अट्रैक्ट कर रहा है तो अगला मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या होती है भाई, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होती है। तो उसमें क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा जाते हैं तो हमें प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आराम से लिक्विफाई हो जाएंगे, है ना भाई। गैस क्या होगी, अगर प्रेशर इंक्रीज करो तो क्या होगा, आराम से लिक्विफाई हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे क्या है, मल्टी लेयर बनी हुई है गैस की, जबकि यहाँ पे क्या बनेंगे, ओनली मोनोलेयर बनेंगे यहाँ पर। तो क्या कर रहा है, पॉइंट क्या था आपको, इट इज रिलेटेड टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ पे ये बनती है मल्टी मोलिकुलर बनती है, जबकि यहाँ पे क्या होती है, ओनली मोनोलेयर बनती है। द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज नॉट रिलेटेड टू लिक्विफिकेशन। ये क्या है भाई, नॉट स्पेसिफिक। कोई भी गैस किसी भी एडसॉर्बेंट में आके एडसॉर्ब हो सकती है, क्योंकि वहां पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। बट सारे एडसॉर्बेंट से केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, तो मतलब ये क्या होती है आपकी, हाईली स्पेसिफिक होती है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बनती है, मल्टीमोलर बनती है, क्या क्या बनता है आपका, मोनो मोलिकुलर लेयर बनती है। और यहाँ पे आपको कोई भी एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनता है, तो जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनती रिएक्शन होती है तो आपको एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये 8 डिफरेंस है, कोई भी आप 4-5 याद कर लीजिए, तो इन 4-5 के आप एग्जाम में लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, यस सर। तो समझ में आया भी याद कि हाउ कैन डिस्टिंग्विश यस सर। फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन, ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो उसको कर लेंगे आप लोग। ध्रुव क्लियर है? भाई कर लेंगे, चलो। प्रियांशु क्लियर है तक? Yes, sir. तो क्वेश्चन के सामने क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस सर। अगला है, व्हाट आर द फैक्टर which influence the adsorption of a gas on solid। जब भी आप किसी भी गैस को सॉलिड पे एडसॉर्ब कराओगे तो क्या क्या फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ अ गैस। भाई जो गैस है वो आपके लिक्विड सॉलिड के सरफेस पे एडसॉर्ब होना चाहती है या नहीं चाहती है, पहला चीज। तो सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ सॉलिड, क्या आपका सॉलिड उस गैस को एडसॉर्ब कराना चाहता है या नहीं चाहता है, बात क्लियर है? यस सर। कि कुछ गैस क्या होती है, कुछ गैस ए सेम सॉलिड पे क्या होती है, ज्यादा एडसॉर्ब होती है, कुछ गैस कम एडसॉर्ब होती है। तो वही डिपेंड कर रहा है, आपके गैस के नीचे भी डिपेंड कर रहा है और सॉलिड पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, तो एक बार रीड करो, सुन लो। इट इज ऑब्जर्व दैट द सेम गैस इज एडसॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट बाय डिफरेंट सॉलिड एट द सेम टेम्परेचर। एक ही गैस अलग अलग सॉलिड पे क्या होती है, अलग अलग तरह से एडसॉर्ब हो सकती है। ठीक है, यस सर। अगला क्या है आपका, स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉलिड। जितना ज्यादा सॉलिड का एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट प्रेशर ऑफ गैस, पढ़ेंगे इसको आगे जाके। टेम्परेचर ऑफ गैस, एंड लास्ट है आपका एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन एडसॉर्बेंट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप जो एडसॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड को अफेक्ट करते हैं। तो पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट देखिए, नेचर ऑफ गैस की बात कर रहे हैं तो हम पढ़ चुके हैं, सिंस फेज ऑप्शन इज नॉन स्पेसिफिक। फेज ऑप्शन क्या होता है आपका, नॉन स्पेसिफिक होता है इन नेचर, तो मतलब बोल सकते हो एवरी गैस विल गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ, प्रियांशु बेटा कैमरा ऑफ करो, हाँ जी,
every gas will get adsorbed on surface of any solid to a lesser or a greater extent. कुछ गैस क्या होती है, बहुत कम एड्सॉर्ब होती है, लेकिन कुछ गैस क्या होती है, ज्यादा एड्सॉर्ब होती है, ठीक। बट लिखा क्या है, फेज ऑप्शन क्या है, नॉन स्पेसिफिक, मतलब सारी गैस क्या होती है, एड्सॉर्ब तो होती है सरफेस पे, कुछ ज्यादा होती है लेकिन कुछ कम होती है। लिखा हुआ है द ग्रेटर द क्रिटिकल टेम्परेचर, किसी भी गैस का जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ग्रेटर इज इट्स एड्सॉर्प्शन, उतना ही क्या होगा, उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है भाई, बताएंगे Yes, आपको sir. व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर बताएंगे आप लोग। कह रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है अगर उस टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर अबव है, कोई भी गैस जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, अगर आपका टेम्परेचर उस टेम्परेचर से अबव है तो आप उस गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। अगर कोई भी गैस है, मान लो कि एक मान लो CO2 है, उसका टेम्परेचर मान लो कितना है, 30.9 डिग्री सेल्सियस, क्या है सर, क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो। तो कह रहा है अगर आपकी गैस CO2 कहां पर है भाई, 32 डिग्री सेल्सियस पे है, तो मैं कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दूं, आपकी CO2 लिक्विफाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर टेम्परेचर 30.98 है या उससे नीचे है, तो आप CO2 को लिक्विफाई कर सकते हो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि अबव दैट टेम्परेचर, हाउ व्हाटसोएवर प्रेशर यू अप्लाई, आप कितना प्रेशर अप्लाई कर दो, आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, उस टेम्परेचर बोलते हो आप क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है भाई, Yes, sir. ग्रेटर द ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस का, ग्रेटर इट्स एड्सॉर्प्शन, उतना ही क्या होगा, उसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगला है आपके पास नेचर ऑफ सॉलिड। एक्टिवेटेड चारकोल इज द बेस्ट adsorbent for the gases which can be easily liquefied like CH4, that's why it is used in gas mask, so gas mask में यूज करते हैं। तो भाई सॉलिड के जब डिपेंड करता है सॉलिड कितना अच्छी तरह किस गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगला है स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉलिड। तो भाई सॉलिड का जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा, एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो Yes, स्पेसिफिक sir. एरिया का मतलब क्या है भाई, स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन एड्सॉर्बिंग सॉलिड इज अ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। 1 ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट को एड्सॉर्ब करने के लिए कितना सरफेस एरिया है, उसको बोलते हो आप स्पेसिफिक एरिया। तो लिखा हुआ है ग्रेटर द एरिया मोर इज द एड्सॉर्बेंट पावर, उतनी ज्यादा क्या होगी, एड्सॉर्बेंट पावर होगी। दैट्स व्हाई porous or finely divided forms of adsorbent adsorbs strongly। तो मैं पूछूं आपसे, आपका एक चौक का पाउडर है और एक चौक है, ये चौक हो गई आपके पास, ये चौक का पाउडर है, अब मैं चौक को पीस दूं भाई तो पाउडर बन जाएगा। तो बताइए चौक और चौक का पाउडर में कौन ज्यादा एड्सॉर्प्शन करेगा। एक आपके पास चौक है, एक चौक का Sir, powder. पाउडर क्यों करेगा, क्योंकि पाउडर फॉर्म जब करोगे तो क्या होगा, आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हाँ सर। तो सरफेस एरिया अगर हाई हो जाएगा तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। तो लिखा है वाई पोरस और फाइनली डिवाइडेड फॉर्म्स ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं स्ट्रांगली। क्लियर सबको यहाँ तक। यस सर। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, कोई बता दो डाउट है तो। No, sir. आपके पास why are powder substance more effective
adsorb band then their crystalline form. क्यों भाई बताइए? बताइए क्यों? Sir, they occupy less space, so surface area is more. आपके पास जो पाउडर फॉर्म है उनका क्या होगा? सरफेस एरिया हाई होगा, और अगर सरफेस एरिया हाई तो क्या होगा? एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा. ओके, Yes, sir. चलिए इसके बाद 4 पॉइंट्स का क्वेश्चन पढ़ेंगे. प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट है. टाइम हो चुका है हमारा, लगभग लगभग 3 मिनट बचे हैं. तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से? Yes, sir. प्रेशर ऑफ गैस इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. चलिए फिर, ओके, बाय बाय.